दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर ये समय है प्राइम टाइम का और आज के प्राइम टाइम में मैं आपसे चर्चा करूंगा हरियाणा की राजनीति की, जिसके नए नए रंग सामने आ रहे हैं। चाहे वो एक नया गठबंधन बनने की बात हो, जिसकी रूपरेखा महागठबंधन के अंदर लगभग तय हुई, और चाहे वो उस गठबंधन के टूटने की बात हो जो 3.5 साल से चला आ रहा है। और दूसरी चर्चा में आपसे बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, जहां पर कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तीसरी चर्चा में आपसे बात करेंगे महागठबंधन की, जो पाटलिपुत्र में लगभग जिसकी रूपरेखा तय हो गई और जो हिमाचल प्रदेश के शिमला की वादियों में जुलाई के अंदर नया आकार ले सकता है। और अगली चर्चा में आपके साथ फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो अमेरिका दौरा था वो पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री जी भारत में वापसी कर लेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों में, और जो सुर्खियों में खबरें हैं वो ये हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने का ये सही समय है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की सरजमी से निवेशकों को आमंत्रित किया। और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई मिराज फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। तीसरी खबर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से है, जहां पर हिंसा चल रही है और हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक में शरद पवार शामिल नहीं हुए और बैठक से पहले जंतर मंतर पर कुछ विरोधी दलों ने प्रदर्शन भी किया। और जो मुख्य खबर है मास्को से आ रही है, युद्ध के खतरे के बीच मास्को में हाई अलर्ट लगाया गया है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सभी सार्वजनिक कार्यक्रम वहां रद्द कर दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्राइम टाइम की खबरों में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अपने हरियाणा की। हरियाणा, जहां मौसम में आजकल गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी ही इस गर्मी से राहत मिल जाएगी, यानी कि बारिश की उम्मीद है, मौसम सुहाना हो सकता है। लेकिन इस समय प्रदेश के अंदर सियासी गर्मी बहुत उफान पर है। तो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करते हुए मैंने आपको कल भी बताया था कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। इस पर चर्चा आपसे थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले चर्चा करते हैं उस पाटलिपुत्र की धरती की, जहां से कि एक महागठबंधन की रूपरेखा तैयार हुई है, और उस महागठबंधन की रूपरेखा में कहीं ना कहीं हिस्सा हरियाणा का भी है। बात ये निकल कर आई है कि क्या हरियाणा के अंदर यदि आम आदमी पार्टी भी उस गठबंधन में, महागठबंधन में रहती है, और अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी उस महागठबंधन का हिस्सा बनता है, तो ये हरियाणा की राजनीति में कितना प्रभावी होगा। महागठबंधन की चर्चा तो आपसे बाद में करूंगा। पहले उस महागठबंधन में शामिल इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर हरियाणा में गठबंधन होता तो क्या असर होगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पहल की, और उस नीतीश कुमार की पहल के बाद में कांग्रेस के नेता भी कहीं इसके लिए राजी हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि ऐसा एक गठबंधन बन जाए जिसके एक संयुक्त प्रत्याशी हो और वो भाजपा के नेताओं को, यानी कि मोदी की सल्तनत को सीधे चुनौती दे। तो अगर बात हरियाणा की करेंगे, और हरियाणा में अगर इंडियन नेशनल लोकदल, उससे पहले कांग्रेस और उनके साथ में आम आदमी पार्टी, अगर ये तीनों पार्टी मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये महागठबंधन बहुत बड़ी चुनौती देने वाला है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में, जबकि 2019 के चुनाव में मोदी लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिली थी और कांग्रेस ने 31 विधायक जिताए थे, यानी कि केवल 9 का फर्क रह गया था। और अब जबकि इस समय पर पूरे देश के अंदर एक इस प्रकार की बयार बह रही है कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे,
ऐसे में अगर हरियाणा के अंदर महागठबंधन में ये 3 पार्टियां शामिल हो गई, यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव लड़ा, तो हरियाणा की राजनीति में कोई भी नया करिश्मा हो सकता है। उसे करिश्मा कहें और या फिर ये कहें कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो हरियाणा के परिणाम होंगे वो विस्मयकारी हो सकते हैं, वो लोगों की संभावनाओं से परे हो सकते हैं और वो हरियाणा की राजनीति को खासकर, क्योंकि हरियाणा से देश की राजनीति भी चलती है, तो उस राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। अगर महागठबंधन के अंदर ये तीनों पार्टियां मिलकर के, यानी कि कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वोटों के बंटवारे में एक दूसरे को ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, यानी कि एनडीए सरकार, मोदी सरकार के प्रत्याशी और उनके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी, चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। ये भविष्य गर्व की बात है। लेकिन भविष्य के अंदर एक और चीज़ चल रही है कि हरियाणा का जजपा और भाजपा गठबंधन कहाँ पहुँचेगा। और अब ये मान लिया जाए कि ये दोनों पार्टियाँ जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद नज़दीक आई थी, जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हुई थी, तो उसके बाद में यानी कि 3.5 साल बाद इस गठबंधन के जब अगला चुनाव सर पर है, तो इस गठबंधन के टूटने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बीजेपी के कई नेता यह भी मानते हैं कि जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि फिलहाल सूबे की सभी 10 सीटें भाजपा के पास हैं, यानी कि 10 सांसद भाजपा के हैं। और अगर ऐसे में चुनाव गठबंधन में लड़ा जाए तो इन 10 सीटों में से कोई 1-2 सीटें जेजेपी को देनी पड़ सकती हैं। और बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र जिसके अंदर हरियाणा भी आता है, बीजेपी के नेता मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी का जादू अब भी है। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, उस विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पर एक दबाव रहेगा कि जेजेपी को कितनी सीटें दी जाएं। और अगर ये दोनों पार्टियां पहले ही अलग हो जाती हैं तो इससे, क्योंकि जो भाजपा के नेताओं ने गणित तैयार किया है उसके हिसाब से मनोहर लाल की सरकार को राज्य में कोई खतरा नहीं है, यानी कि निर्दलीयों के सहयोग से खट्टर सरकार चलती रहेगी। भाजपा के पास अपने 41 विधायक हैं, 4 निर्दलीय विधायक भाजपा को खुले तौर पर समर्थन दे चुके हैं। और एचएलपी के जो नेता हैं, गोपाल कांडा जो विधायक हैं सिरसा के, वो भी इस समय सरकार के साथ हैं, यानी कि 46 का आंकड़ा पार हो जाता है। वैसे 3 निर्दलीय विधायक और भी हैं जिनका समर्थन सरकार को मिलेगा और मिल सकता है। भाजपा के प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हमने समर्थन कोई मुफ्त में नहीं दिया था, मंत्री पद दिए थे। और खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी खुद को गठबंधन टूटने के बाद भी सेफ जोन में मान रही है। और इसके साथ जब इस प्रकार की बातें चल रही हैं तो आपको ये बता दें कि जो बीजेपी गठबंधन है, ये गठबंधन को तोड़ने का ठीकरा भाजपा अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। आपको याद होगा कि पंजाब में किसान आंदोलन के समय भी अकाली दल को इतना मजबूर कर दिया गया था कि वह बीजेपी से खुद अलग हो जाएं। अब बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा में वो पुनरावृत्ति होगी? क्या जेजेपी को इतना मजबूर किया जाएगा? अगर देखा जाए तो जेजेपी को मजबूर तो कर दिया गया है कि वो समर्थन वापस ले लें, लेकिन ना जेजेपी के नेता ये अपने ऊपर सिरे इस दोष को मरना चाहते हैं और ना भाजपा के नेता। तो ऐसे में इस गठबंधन की जो डोर टूटनी है, उस डोर के टूटने का मुख्य कारण क्या होगा ये भविष्य गर्भ में है। लेकिन 30 जून के बाद हरियाणा के गठबंधन की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के बाद एक उस महागठबंधन की बात भी करेंगे जिसकी रूपरेखा 23 जून को पाटलिपुत्र की धरती पर रख दी गई। यानी कि मान लें कि बिहार के पाटलिपुत्र में इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जब 16 दलों के 27 नेताओं ने एक साथ इकट्ठे बैठकर मैराथन बैठक की। इस बैठक में नेताओं ने मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर अपने सुर भी मिलाए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाद में हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आम आदमी पार्टी गायब रही, कुछ संदेश थोड़ा सा गलत तो हुआ, लेकिन जो बाद में सामने बातें आ रही हैं उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी को भी साथ लिया जाएगा। अब 2024 के अंदर जो चुनाव होना है और 2024 में ये महागठबंधन के दल मिलकर एनडीए को शिकस्त कैसे देंगे, इसके साथ ही सीटों की साझेदारी कैसे होगी, सीटों कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए जुलाई के महीने में 10 या 12 तारीख को एक बैठक हो सकती है। 10 या 12 जुलाई को जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में बैठक होगी, मान लिया जाए कि हिमाचल की सर्द हवाओं के अंदर, सर्द फिजाओं के अंदर
राजनीतिक गर्मी को भरने का कोशिश की जाएगी और इस बैठक में ऐलान कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जो बैठक हुई थी महागठबंधन की पाटलिपुत्र में, उसमें दिल्ली के अध्यादेश पर मुद्दा गरमाया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि अध्यादेश पर कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए और अगर कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी तो वह अगली ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद अपने पुराने अंदाज में दिखे थे। उन्होंने कांग्रेस के युवराज यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कहा था कि राहुल जी छोड़िए ना, अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो, जल्दी से आप शादी कीजिए और हम बाराती बनेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में जब ये कहा कि आपकी मम्मी हमेशा आपको समझाती हैं और वो हमसे भी कहती हैं कि आप उनकी बात ही नहीं मानते, तो हंसी और ठाकों का दौर चला था। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने चिर परिचित अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति में कब कौन क्या बोल जाए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी राजनीतिक धुरंधर उनके इस मजाक को राजनीतिक तौर पर भी साध रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उनके सवाल पर हंसते हुए कहा था कि अब शादी भी हो जाएगी, तो क्या 2024 के सियासी रण के लिए महागठबंधन राहुल गांधी को अपना दूल्हा बनाना चाह रहा है, या ये मान लिया जाए कि 2024 के सियासी रण के लिए जो बारात निकलेगी विपक्ष के नेताओं की, उसके दूल्हा के रूप में राहुल गांधी होंगे। लेकिन चाहे कांग्रेस गठबंधन का दूल्हा बनने के बारे में सोच रही हो, लेकिन कोई अपने ही खेमे में कोई एक सुर में नज़र नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस में कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री है और उनके मुकाबले सचिन पायलट जो वहां के युवा तुर्क हैं, उनकी जो जंग है वो नए अंदाज में दिखाई दे रही है। पायलट खेमे के सीनियर मंत्री और विधायकों ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। अब उनके ऐलान के बाद से ही गहलोत खेमे के सामने चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई खलबली मच गई है। सचिन पायलट के खेमे के कद्दावर नेता और वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे अपनी बढ़ती उम्र और सेहत का हवाला दिया, लेकिन शेखावत के ऐसे बयान आने के बाद उनके चाहने वाले उनसे कह रहे हैं कि अगर वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके साथ साथ सचिन पायलट के एक और समर्थक जो विधायक भी हैं भरत सिंह, उन्होंने भी कुछ दिन पहले चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया था। भरत सिंह ने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सलाह दे दी थी कि वे भी अब कुर्सी का मोह छोड़ दें और आने वाली जनरेशन यानी कि यूथ जनरेशन को मौका दें। इशारा सचिन जी की तरफ था। और मंत्री हेमाराम चौधरी खुद पायलट की रैली में शामिल होकर घोषणा कर चुके हैं कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे युवाओं को मौका देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। पायलट खेमे के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आने से गहलोत खेमे के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि गहलोत यह जानते हैं कि उन्हें सचिन पायलट के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ जाए शायद। और गहलोत खेमे में भी शांति धारीवाल और बीडी कल्ला जैसे कद्दावर नेता हैं जो अब उम्र दराज हो गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो गहलोत खेमे के वरिष्ठ नेता भी चुनावी मैदान से हट सकते हैं या उन्हें हटने के लिए कहा जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट खेमा तो हमेशा से चाहता यही है कि युवाओं को मौका मिले। और अब देखना होगा कि चुनाव ना लड़ने वालों की फेरहिस्त कितनी लंबी होती है, या फिर इन अटकलों पर भी विराम लग जाएगा और फिर पार्टी के आला कमान कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, और कुछ दिन बाद एक दूसरे से मुंह मोड़ते हुए लेकिन साथ में बैठे हुए पायलट और अशोक गहलोत फिर साथ नजर आएंगे। देखना ये भी होगा क्या होता है, क्योंकि हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया ये राजनीति है और राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये तो ऊंट का महावत भी नहीं जानता होगा। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की, क्योंकि यहाँ यह जानना जरूरी है कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और ताकत को आज दुनिया झुककर सलाम कर रही है। ये हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका राजकीय यात्रा को पूरा कर मिस्र के काहिरा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। भारतीय राजदूत के मुताबिक इजिप्ट के लोग भारत से अपना रिश्ता करीबी बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इजिप्ट और भारत दोनों दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं और इन दोनों के आपसी संबंध करीब 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा को अमेरिकी मीडिया ने प्रमुखता से छापा है और अमेरिका से रवाना होने से पहले पीएम मोदी को अमेरिकी राजदूत ने एयरपोर्ट पर गिफ्ट दिए थे।
सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों ने उनको सलामी दी थी और पीएम मोदी ने कहा था कि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका उन्नत लोकतंत्र का चैंपियन। आज इस दुनिया के इन दो महान लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी को मजबूत होते हुए देखा जा रहा है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन हमारी साझेदारी की असली क्षमता अभी सामने आना बाकी है। तो दोस्तों, आज देश रोजाना के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ उन मुद्दों के साथ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।